अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, आज का आलमी मंजरनामा तेज़ी से बदल रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी सिर्फ अब दो ममालिक का तनाज़ा नहीं बल्कि पूरे खित्ते के अमन, तवानाई, तिजारत और सिक्योरिटी से जुड़ा एक सवाल है। ऐसे नाजुक वक्त में पाकिस्तान का उभरता हुआ मुस्बत किरदार दुनिया की नज़रों में है। पाकिस्तान ने ना तो जज्बाती सबबंदी की, ना जंगी जुनून को हवा दी, बल्कि जिम्मेदार सिफारतकारी, तवाज़ुन और अमन की बात की है। यही वो रवैया है जो एक संजीदा रियासत को मुमताज़ बनाता है। इसी तनाजुर में भारतीय आर्मी चीफ का मई की पाकिस्तान भारत जंग में शिकस्त का एतराफ़ महज एक अस्करी बयान नहीं बल्कि इस हकीकत का एतराफ़ है कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन यकतरफा नहीं रहा। पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि वो अमन का ख्वाहां ज़रूर है मगर कमज़ोर नहीं है। दिफा, सिफारत और स्ट्रेटेजिक शऊर, तीनों महाजों पर पाकिस्तान अब ज़्यादा मुनज़्ज़म और पुरएतमाद नजर आता है, मगर आलमी सतह पर यह बेहतरी अंदरूनी सियासी इंतशार के बाइस धुंधला सकती है, क्योंकि मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल आज भी नाजुक है। दहशतगर्दी का खतरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ और ऐसे में सियासी महाजराई रियासती तवज्जो बिखर रही है। PTI की सियासत इस वक्त एहतजाज नहीं बल्कि मुसलसल तसादुम और दबाव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इदारों पर शुकूक, रियासती फैसलों पर हमले और हर मामले को साजिश करार देना, ये तर्ज सियासत ना जमहूरियत को मजबूत करता है ना ही सिक्योरिटी को। सुहेल आफरीदी की जानिब से अफगानिस्तान के दहशतगर्दी में मुलविस होने पर सबूत मांगना और अली अमीन गंडापुर का ये इंकशाफ कि सूबाई हुकूमत के पास बाज़ मालूमात मौजूद भी हैं, ये बयानात इस बात की निशानदही करते हैं कि मामला सिर्फ सियासी नहीं है बल्कि सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत खुद एक सवालिया निशान बन चुकी है। गवर्नेंस की बजाय बयानिया, कारकर्दगी की बजाय महाजराई, ये मॉडल ना सूबे को फ़ायदा दे रहा है ना पार्टी को। नतीजतन सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि PTI का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, बल्कि ये भी है कि क्या वो खुद को एक जिम्मेदार सियासी कुव्वत के तौर पर दोबारा मनवा पाएगी। ये वो तमाम सवाल आते हैं जिनके जानने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का मैं तारुफ आपसे करा देती हूँ। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, डिफेंस एनालिस्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असदुल्ला खान साहब, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ आज के डिस्कशन में मौजूद हैं। और तंजीला मज़हर साहिबा, सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अब्दुल्ला साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। सर, ईरान अमरीका तनाज़ा, आपको लगता है कि अब सिफारतकारी से बात आगे बढ़ चुकी है? स्पेशली मैं ट्रंप की ट्वीट के हवाले से बात करना चाहूँगी। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको वो हवा दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कीप गोइंग, और साथ ही साथ उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ की है कि हेल्प इज़ ऑन इट्स वे। सर, क्या मतलब हो सकता है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ट्रंप साहब जो है वो रोज़ाना पॉलिसी अपनी तब्दील करते हैं और मेरे ख्याल में बूट्स ऑन ग्राउंड जो है, यानी कि अमली तौर पर फ़ौजों को ज़मीन पे भेजना, ये उनके लिए शायद मुमकिन नहीं होगा। अच्छा। और अभी तक हम जो दुनिया के मंजरनामे में देख रहे हैं, वहाँ बूट्स ऑन ग्राउंड बहुत कम किसी जगह पे आपको नज़र आते हैं। दूसरी जानिब जो है वो ट्रंप साहब की ही तो वजह से वहाँ ईरानी कौम जो है आज सरापा एहतजाज है, क्योंकि दुनिया की जो सबसे सख्त तरीन जो सैंक्शंस हैं, पाबंदियाँ, वो उनके ऊपर लगाई गई हैं। कोई मुल्क जो है 45 दिन भी बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन तकरीबन 45 साल हो गए हैं वो दुनिया की सख्त तरीन पाबंदियों का शिकार हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ईरान जो है वो तेल की दौलत से और गैस की दौलत से और दीगर मादनी ज़खायर से मालामाल मुल्क है। लेकिन पाबंदियाँ होने की वजह से उनके लिए मुश्किलात हैं। जब ओबामा साहब के दौर में उनके ऊपर पाबंदियाँ नरम हुईं तो उन्होंने एयरबस को जो ऑर्डर दिया था, वो 100 जहाज़ों का जो है वो ऑर्डर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर था। लेकिन बहरहाल ये तो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो वो कह रहे हैं कि जी जो उनकी जो मदद है वो रास्ते में है। देखें, उन्होंने हमला किया इज़राइल को खुश करने के लिए। जब सही। इज़राइल जो है वो 12 दिन की जंग के अंदर वो हार गया और उसका पूरा मुल्क जो था वो बंकर में बैठा हुआ अपनी जान को बचा रहा था, तो उस टाइम पे ईरानी कौम जो थी वो जश्न का शमा लेके फिर रही थी। और फिर जब फाइनली ट्रंप साहब ने जब देखा तो फिर उनके जो बमबार जहाज थे उन्होंने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अब भी हमें मालूम है कि ये ईरान की जो ऊपर हमला है, इसकी ख्वाहिश जो है वो इज़राइल की है। इज़राइल चाहता है कि जितने भी खित्ते के अंदर उसके मद्दे मुकाबिल कोई खड़ा होता है या उसको कोई ललकारता है या जहाँ से उसको कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, उसकी वजह से वो चाहता है कि उसको न्यूट्रलाइज़ कर लिया जाए या वो उसको रिकॉग्नाइज़ कर ले। अब इसमें जो सबसे अहम बात ये है कि क्या
ईरानी कौम जो है वो क्या प्रो इजराइल हो जाएगी या जी। प्रो अमेरिका हो जाएगी? जो मर्ग बर शाह और मर्ग बर अमेरिका की जो बातें थी वो हुँ, क्या इसी कौम ने नहीं लगाई हुँ, थी? हुँ, तो ये मेरा ख्याल है कि जो अभी जो चीज़ चल रही है, जो मुल्क उनके सामने खड़े हो जाते हैं, उनके हुँ, ऊपर हुँ, वो हमला करने से कतराते हैं। ये वेनेज़ुएला नहीं है जहाँ के जो हुँ, आर्मी को खरीद लिया गया और हुँ, वहाँ पे जो उनके सदर को जो है वो उठा के ले गए, ये ईरान है और ईरान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ आईआरजीसी जैसी एक मजबूत फ़ौज मौजूद है और हुँ, इस टाइम पे अगर आप उनकी ओवरऑल आबादी का हिस्सा देख लें तो एक आईआरजीसी का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरी हुँ, जानिब जो है ये जो अभी इस टाइम पे प्रोटेस्टर्स हैं, इनकी तादाद में कमी आ रही है और जो प्रो गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स हैं, उनकी तादाद में जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनके तादाद में जो है इज़ाफ़ा दिन-ब-दिन हुँ, हो रहा है। लेकिन हुँ, इसमें एक बात बड़ी अहम है जो मैं बात करना चाहूँगा, वो है पाकिस्तानी एम्बेसी और उसका अमला जो है, उसको क्या महफूज़ होना चाहिए है। क्योंकि इस टाइम पे जो मेरी इत्तलात हैं, इस टाइम पे भारतीय और इज़राइली एजेंट जो हैं, वो इस टाइम पे बिल्कुल पागल कुत्तों की तरह जो है वो ईरान के अंदर फिर रहे हैं और हमें मालूम है सही। उनकी एक कसीर तादाद वहाँ मौजूद हुँ, है। हुँ, इस टाइम पे जो हमारा सफारत खाना है और ख़ास तौर पे जो हमारे सफ़ीर जो हुँ, हुँ, हैं, हुँ, जो मेरे ख़्याल में मुदस्सिर टीपू साहब हैं, वो एक इंतहाई अहम किरदार जी, इख्तियार कर चुके हैं ईरान के अंदर क्योंकि जब से पाक ईरान ताल्लुकात में बेहतरी हुई और फिर 2.5 साल से जो इस टाइम पे इज़राइल और ईरान जंग हुई, उसके अंदर मुदस्सिर टीपू साहब का किरदार जो है वो बहुत ही मेरे ख़्याल में नुमायाँ और कलीदी है बिल्कुल ऐसे ही और है। उनको एक समझें कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर जो है हुँ, वो देखा जाता है ईरान में। हुँ, तो ऐसे टाइम पे जो है कोई न कोई ऐसी कोशिश जिससे पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के अंदर कोई रखना पैदा हो, हुँ, हुँ, वो ये एजेंट्स जो हैं ये करना कोशिश करेंगे। तो मैं आज एक न्यूज़ की वसातत से जवेरिया साहिबा के प्रोग्राम के ज़रिए जी, जी, मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करूँगा कि हुँ। वो इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो एन्श्योर करें। बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका मैसेज भी कन्वे हो गया है। असदुल्ला साहब, आपसे सवाल ये होगा कि क्या आपको भी ऐसा ही लगता है जिस तरह से अभी अब्दुल्ला साहब ने कहा कि इसी का जो ख्वाब है उसे शर्मिंदा ताबीर अमेरिका कर रहा है, ईरान में जो भी इस वक्त अनपीस की सी सूरत हाल है ये क्रिएट करके, और इसके साथ साथ क्या जो अमेरिका समझ रहा है कि वेनेजुएला की तरह ईरान में भी वही करेगा जो उसने वेनेजुएला में किया, तो क्या डिफरेंस है? ईरानी कौम के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी, ईरानी क़यादत के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी और रजीम चेंज के हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं समझाने के लिए आपको पाकिस्तान की मिसाल पेश करता हूँ। पाकिस्तान में भले ही सियासी इख्तिलाफ़ात अपने उरूज पर हों, तमाम सियासी जमातें या बड़ी सियासी जमातें जो हैं, वो दस्तो गिरबान हों, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का भारत के साथ तनाज़ा होगा, तो फिर पूरी कौम आपस के तनाज़ात को भूल के भारत के खिलाफ खड़ी हो जाती है। और बिल्कुल। ये हमने मई 25 में देखा भी जी। कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या और पीपल्स पार्टी क्या और पीएमएलएन क्या, हम चंद दिन के लिए बिल्कुल भूल गए कि हमारे कुछ आपस के इख्तिलाफ़ात भी हैं। सारे कौम बन गए और कौम बन के वो भारत के खिलाफ खड़े हुए और जंगें कौमें जीता करती हैं। इसी तरह से आपको याद होगा कि जब इज़राइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे और फिर ईरान की जो जौहरी तंसीबात हैं उस पर आकर अमेरिका ने अटैक किया था और ये दावा किया था कि हमने तंसीबात को तबाह कर दिया, तो उस वक्त पूरी कौम जो है वो अपने सारे इख्तिलाफात भुला के उन्होंने नेशनलिज्म का सबूत दिया था और वो पूरी कौम जमा होकर अमेरिका के खिलाफ एक जबान होकर सामने आ गई थी। जी। आज प्रोटेस्टर्स को अगरचे अमेरिका जो है वो फिलहाल अपनी सारी लड़ाई प्रोटेस्टर्स के जरिए से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये प्रोटेस्टर्स जो हैं क्या वो अमेरिका की मदद लेने के लिए तैयार हैं या वो अमेरिका की मदद मांग रहे हैं या वो अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं? अंदाजा ये है कि जैसे ही कुछ ऐसी चीज अमेरिका ने करने की कोशिश की जिसे आप हमला कह सकते हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड का, तो जैसे अब्दुल्ला साहब ने कहा और बिल्कुल ठीक कहा, मैं इत्तेफाक करता हूं, इसका तो कोई इम्कान दिखाई ही नहीं देता। लेकिन अगर किसी भी तरह से कोई हवाई हमला या किसी और तरीके से उसने ईरान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो फिर शायद अमेरिका को एक मुख्तलिफ ईरान देखने को मिलेगा, या वो प्रोटेस्टर्स जो इस वक्त अपनी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं शायद वो कुछ दिन के लिए ये नारे लगाकर, ये नारे भूल कर और खड़े हो जाएं अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने लगे, क्योंकि ईरानी कौम में बहरहाल रेजिलियंस मौजूद है और उन्होंने हमेशा रेजिलियंट कौम होने का सबूत दिया है। और अमेरिका के खिलाफ जो 1970s में जो नारे लगे थे वो नारे आज तक उस कौम के अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा उम्मीदें प्रोटेस्टर्स से या कौम से अमेरिका को वाबस्ता करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये उस पर पूरा नहीं उतरेंगे। दूसरी बात बिल्कुल सही अब्दुल्ला साहब ने की, मैं भी मेरे जहन में भी ये नुक्ता मौजूद है कि वो एक शेर है ना कि पहले तो अक्ल होश से बेगाना कर दिया,
मशहूर खुद ही फिर मुझे दीवाना कर दिया। यानी पहले तो आपने ईरान पर सैंक्शंस लगाई, पाबंदियां लगाई और उन्हें जो है वो कंगाल किया और उसके बाद कह दिया कि ये तो इनकी तो मईशत ही खराब हो गई है, देखो तो महंगाई इन्होंने कर दिया है। तो आप ये भी तो देखिए कि जिम्मेदार खुद अमेरिका है इस सारे मसाइल का, और ये बात लोगों को समझाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही यानी है। वो प्रोटेस्टर जो एहतजाज कर रहे हैं उनके वो बिल्कुल सही है, डिमांड्स होंगी कि महंगाई खत्म करें और जो रिसेशन है वो ना हो, ये सारी चीजें उनकी डिमांड्स बिल्कुल ठीक होंगी। लेकिन क्या वो ये मानने के लिए तैयार होंगे कि हाँ इस मसले का हल अमेरिका है और अमेरिका आए और इस हुकूमत को खत्म करे और शाह का बेटा वापस आएगा तो मसाइल ठीक होंगे? तो मेरा ख्याल है ये कॉम्प्लेक्स इशू है। अमेरिका का जाहिर है वो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनके बयानात शायद सुर्खियों में जगह लेते हैं, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती है। ठीक है, तंजीला साहिबा आपकी टेक लेना चाहूंगी ईरान अमेरिका तनाज़े पे। क्या ये तनाज़ा दो मुल्कों के दरमियान है, क्या पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है और पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? देखिए, किसी भी रीजन में, किसी भी मुल्क में जब अनसर्टेनिटी होती है, अदम इस्तेहकाम होता है, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो मुआशी हो, चाहे एक जंगी सूरत हाल हो, तो खिता क्या पूरी दुनिया उससे मुतासर होती है। क्योंकि आज की दुनिया में आप किसी मुल्क को बिल्कुल उस खिते से काट के या दुनिया से काट के तो रख नहीं सकते हैं। तो मुतासर तो मेरा ख्याल है कि पूरा खिता इस वक्त हो रहा है, बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता को एक बार फिर कशीदगी की तरफ धक्का दिया जा रहा है। लेकिन क्या ये मसला जो है ये सिर्फ ईरान और अमेरिका के तनाज़ुर में देखा जाना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो ताकत की लड़ाई है और जो हम बार बार कहते हैं कि यूनिपोलर से मल्टीपोलर इस दुनिया ने होना है, और जो बहुत सारे नए पावर ब्लॉक्स आपको नज़र आते हैं इस रीजन में, ये बुनियादी तौर पे ये जो जिस तरह की प्रॉक्सीज आप देखते हैं कि ईरान में बार बार सर उठाती हैं, ये इनको इस्तेमाल किया जाता है, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है ताकि वो जो आपके बड़े अज़ाइम हैं उन तक आप पहुंच सकें, और वो जो ताकत का इजहार और ताकत का तवाज़ुन आप अपने हक में करना चाहते हैं और अपनी तरफ सारी जो बात है अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद इसको दो तरह से देखने की ज़रूरत है। तारीखी तौर पर क्या रवैया रहा है ईरान के साथ, और ये तनाज़ा जो है इसमें असल जो मसाइल हैं वो क्या हैं। कुछ तो जर्मन ग्रीवियंसेस हैं, वो हर मुल्क में हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ईरान जो है वो 4 दहाइयों से ज़ायद उस पे जिस तरह की सैंक्शंस हैं, जिस तरह की पाबंदियां हैं, इसके बावजूद वो मुल्क जो है उसने सरवाइव किया है। उस मुल्क ने बड़ी रिजिलियंस हमेशा शो की है, और वहाँ पे जो इशू है वो जर्मन है। इस जो उनके रुपए की कदर है और जिस तरीके से जो उनकी करेंसी जिस तरह से डिप्रिशिएट हुई है, वो बड़े जर्मन मसाइल हैं। सही। लेकिन क्या उन जर्मन मसाइल की आड़ में वहाँ पे एक रजीम चेंज की कोशिश हो रही है, या रजीम चेंज से बढ़ के एक नया निज़ाम या कोई पुराना निज़ाम लाने की बात हो रही है? तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें टेबल पे तो हैं। वहाँ पे रजीम चेंज के ख्वाहिशमंद भी हैं, ईरान के अंदर भी, ईरान के बाहर भी। निज़ाम की तब्दीली के ख्वाहिशमंद भी हैं, ईरान के अंदर भी, ईरान के बाहर भी। लेकिन एनालाइज करने की बात यह है कि क्या निज़ाम की तब्दीली के हामी इतने हैं कि वो निज़ाम तब्दील कर सकें? और ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या वो नेचुरली हो रहा है या मैन मेड क्रिएटेड हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं तो वो कहते हैं ना, चिंगारी होती है तो आग भड़कती है। सही। कुछ ना कुछ तो मैं कह रही हूँ ना कि जर्मन ग्रीवियंसेस थे, लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन जो ये जो ख्वाहिश है ना, जो बैरूनी अनासर की ख्वाहिश है कि इसकी आड़ में जो पुरानी ख्वाहिशात हैं, जो दबी हुई थी कहीं पे लेकिन मरी नहीं थी, वो दोबारा से जिंदा हो गई हैं, तो वो कोशिशें अपनी जगह पर मौजूद हैं। सही। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। पाकिस्तान के किरदार की बात करते हैं। पाकिस्तान का हमने देखा है कि जो उभरता हुआ मुस्बत किरदार है, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ नज़र आ रही है, और हमने सिफारतकारी की भी अगर हम बात करें तो मजबूत आलमी सिफारतकारी भी हमने पाकिस्तान की तरफ से देखी। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी इंतशार है, डर ये है कि ये जो सियासी इंतशार है, क्या ये पाकिस्तान के किरदार को मुतासर कर सकता है, या पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, जो इंटरनल सिचुएशन है, हम
देख रहे हैं कि दहशतगर्दी जैसे चैलेंज का हमें सामना करना पड़ रहा है, क्या मजीद हवा मिलेगी हमारे दुश्मनों को इससे? तंजीला साहिबा, आगाज़ में आपसे ही करना चाहूँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की जो लहर है उसने सर उठाया हुआ है। ऐसे में सुहेल आफरीदी साहब का ये बयान, वो वफाकी हुकूमत से पूछ रहे हैं कि अगर ये दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है तो मुझे इसके सबूत दें, उसको काउंटर किया है, या फिर वो जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो भी मैदान में आ गए। ये सब हो क्या रहा है? अपने सूबे पे नज़र रखने की बजाय, सूबे की सिचुएशन को बेहतर करने की बजाय आप रियासत से इस तरह के सवाल कर रहे हैं। देखिए, आपने अपने इब्तिदाइये में लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना कि मुसलसल तसादुम की सियासत है। आई नो शायद असदुल्ला साहब इस बात से सहमत ना हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्तों को मज़ाहमत की सियासत नज़र आती है। देखिए, मज़ाहमत इस मुल्क में तारीखी तौर पर बड़ी सियासी जमातों ने की है। मज़ाहमत आप किसी निज़ाम के खिलाफ कर रहे होते हैं और मज़ाहमत आप किसी उसूल की बुनियाद पे कर रहे होते हैं। तो पीटीआई जो है वो एक तो मज़ाहमत की सियासत नहीं कर रही, वो सिर्फ एहतजाज करती है और उस एहतजाज को तसादुम की सतह पर ले जाती है। और जब तसादुम बार बार होता है तो जाहिर है दोनों अतराफ को ही नुकसान होता है, दोनों तरफ ही चीज़ें जो है वो कमज़ोर होती जाती हैं। तो ये सवाल मुझे लगता है कि एक बड़ा ही क्या कहना चाहिए इसको, कि ये एक इल ट्रीटेड एक सवाल था, एक बुरी नीयत जो है उसका इजहार होता है। क्योंकि पाकिस्तान में किसको नहीं मालूम कि जो दहशतगर्दी हो रही है, जो तश्कीलें आ रही हैं, उनमें कितने फीसद अफगान बाशिंदे हैं, और क्या जो अफगानिस्तान से आए हुए लोग, चाहे वो उनके पास पेपर्स थे नहीं थे, जो मुहाजिरीन थे, क्या उनकी वजह से समाज ने तकलीफें नहीं सही हैं, क्या इस समाज में टूट फूट नहीं हुई है। बेशक उनको कोई भी लाया हो, किसी ने भी लाके बसाया हो, किसी ने भी उनका हथियार दिए हों, ये सारी जो बहसें हैं वो अलग हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के समाज को धचका नहीं लगा? क्या पाकिस्तान का समाज टूटा नहीं है? क्या पाकिस्तान के समाज में दहशतगर्दी जैसी चीज़ें नहीं आई हैं? आई हैं, बिल्कुल आई हैं। और इसका एक बहुत बड़ा जो असर है वो ज़ाहिर है अफगानिस्तान की जंग के बाद जो पाकिस्तान ने इम्पोर्ट किया वो उस तनाजुर में है। तो वो तारीखी तौर पे भी इस चीज़ की नफ़ी कर रहे हैं और आज के हालात में भी इस चीज़ की नफ़ी कर रहे हैं। जब सिर्फ हम नहीं, उज़्बेकिस्तान, चाइना, दुनिया के बहुत सारे ममालिक, अमेरिका में बैठी हुई बहुत सारी जो कमेटियां हैं, उनकी रिपोर्ट्स, इवन यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट्स हैं वो खुद कह रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसमें अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। ना सिर्फ ये कि वहाँ से सरजमीन इस्तेमाल करने के लिए फैसिलिटेशन है, बल्कि हथियार भी दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ पैसों की बात भी हुई कि उनको फंडिंग भी जो है वो अफगान रजीम की तरफ से दी जा रही। तो अगर आप एक लम्हे के लिए मानिए कि आपको DJI-SPR के जो बयानात हैं आप उनसे सहमत नहीं है, आप उनको नहीं मानते, आप उससे इत्तेफाक नहीं करते, एक लम्हे के लिए आप मानिए आपका सियासी इख्तलाफ है, आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की या मोहसिन नकवी साहब की आप बात नहीं मानते, अब वो आपको पसंद नहीं है। लेकिन बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, आपकी अपनी जमात में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप खुद आपकी जमात हुकूमत में रही है, उस वक्त के जो वजीर हैं दाखिला के भी और खारजा के भी, आप उन्हीं से पूछ लीजिए भाई, ब्रीफिंग ले लीजिए। इतने सिक्योरिटी के हसास मामले के ऊपर इस तरह के सवालात उठाना एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों का एतराफ कर रही है, ये सवाल नामुनासिब है। देखिए, पॉलिसी पे इख्तिलाफ उनका हक है, बिल्कुल सही है, और पॉलिसी पे इख्तिलाफ करने का जो तरीकाकार है वो भी उनको बेहतर तरीकाकार अपनाना चाहिए। और सबूत वफाकी हुकूमत से जो मान रहे हैं, पूरी दुनिया, आलमी जरीदे इस चीज़ का सबूत दे रहे हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। और सिर्फ पाकिस्तान मुतासिर नहीं है, बहुत से दीगर ममालिक और पूरा खित्ता अफगानिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है इससे मुतासिर हो रहा है। असदुल्ला साहब, सहमत करते हैं आप तंजीला साहिबा की इस बात से? क्योंकि उन्होंने आगाज में कह दिया था कि शायद आप सहमत ना हो। देखें, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि अपनी मालूमात की बुनियाद पर भी, और जाहिर है हमारी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज के पास रिपोर्ट्स हैं, मैं बिल्कुल उनसे 100% मुत्तफिक हूँ कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो बुनियादी सोर्स है वो अफगानिस्तान ही है, वहीं पर तश्कीलें होती हैं, वहीं पर ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर आलमी ताकतें मौजूद हैं जो अपने ज़ाती एजेंडे की तकमील के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रही हैं। अफगानिस्तान इंडिया के हाथों में खेल रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ। और मैं इस बात से भी मुत्तफिक हूँ कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस होने चाहिए, जो कि हो भी रहे हैं,
और दहशतगर्दी को ऑपरेशंस के जरिए खत्म किया जा सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहूंगा कि मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुक्ता नजर को सुनकर पॉलिसी बनाना भी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए कि पीएमएलएन पीपल्स पार्टी की जो केपी चैप्टर है वो भी जरगे में बैठकर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के नुक्ता नजर से इत्तेफाक कर रहे हैं, तो फिर उसकी कुछ वजूहात तो होंगी। उन वजूहात को देखने में भी, परखने में भी कोई हर्ज नहीं है। और मेरे लिए ये बात कि वहां के जो मिशरान हैं, देखिए हालात अनफॉर्चुनेटली इतने खराब हो गए कि वहां के लोगों ने ऐसी चीजें कहना शुरू कर दी हैं जो शायद हकीकत पर मबनी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, इससे भी ज्यादा परेशान कुन मेरे लिए बात यह है कि एक तरफ हमारे जवान हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमने इस सारे इशू को एक मजाक बना लिया है। और एक बंदा कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर बात करता है, वजीर आला जो है वो सहाफियों के साथ बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ से डीजी ISPR भी इस मौजू को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू बनाते हैं और उसमें वो सोहेल आफरीदी साहब के बयान चला के उसको जवाब देते हैं। मेरे लिए तशवीश की बात यह है कि क्या कोई ऐसा फोरम ही पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है जहां पर ये तमाम स्टेक होल्डर्स एक जगह पर बैठ जाएं और वो बात जो सरे बाजार नहीं आनी चाहिए, वो बात जो लोगों के जो ये तो वो पॉलिसीज होती हैं जो बंद कमरों में आप बैठ के तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बनाते हैं और फिर उस पर खामोशी से अमल करते हैं। ये लेकिन एक मजाक बन गया है कि हर बंदा उस पर बात कर रहा है, हमारे टॉक शोज हो रहे हैं। इस पर तो इवन टॉक शोज भी नहीं होने चाहिए, इस पर तो ये बहस का मौजू ही नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहस का मौजू बन गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और ऐसा लगता है कि अब इसमें संजीदगी कम, पॉइंट स्कोरिंग की अहमियत बढ़ गई है। तो मेरा ख्याल है इस पूरे मामले को रीथिंक करने की जरूरत है। जो खैबर पख्तूनख्वा है वो भी चलते फिरते जिंदा जागते इंसान हैं, उनको साथ बिठाकर इस तजवीज में मुझे कोई हर्ज मालूम नहीं होता। वजीर आजम हाउस में बैठ जाएं, प्रेसिडेंट हाउस में बैठ जाएं, GHQ में बैठ जाएं, कहीं बैठ जाएं, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के एक पॉलिसी बनाएं जिसका मुझे और आपको सिर्फ इतना पता हो कि क्या पॉलिसी बनी है, इसकी जुजियात क्या है, मेरे और आपके और अवाम के इल्म में भी शायद ये नहीं होना चाहिए, और उस पर पॉलिसी बने और उस पर तमाम लोग मुत्तफिक हों और फिर उस पर अमल दरामद हो। इतना संजीदा मसला है, मेरे जवानों की जानें जा रही हैं, मेरे शहरियों की जानें जा रही हैं, मेरे हमवतन इसमें अब जानें कुर्बान कर रहे हैं और हमने इसको एक मजाक बना के रख दिया है। संजीदा मसला, बड़ा संजीदा हल आपने बता दिया है। अब्दुल्ला साहब, आप सहमत करते हैं? देखें, दोनों ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन मैं सिर्फ इसमें चंद चीजें रखूंगा कि उनको जो है वो अगर दहशतगर्दी के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि जी उनको डाउट है और अफगानिस्तान से नहीं हो रही, तो वो क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कोई उनके पास सबूत हैं, कोई वो ये सबूत दे सकते हैं कि जी दहशतगर्दी वहां से नहीं हो रही? जैसे अभी असदुल्ला साहब ने कहा कि जी अगर यही बयानिया है कि जी मिनरल्स के लिए हो रही है, तो दहशतगर्दी की सूरत में मिनरल्स निकल सकते हैं या मिनरल का कारोबार बिल्कुल बंद हो जाता है? तो वो तो बंद हो जाता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो बजाते खुद ये जो प्रोपेगेंडा है ये अपनी ही मौत मर जाता है, जब मेरा ये काउंटर आर्गुमेंट आपके सामने मौजूद है। दूसरी जानिब जो है वो अगर इंटरनेशनल तमाम इदारों को, यूनाइटेड नेशन की 3 रिपोर्ट्स जिनका तंजीला साहिबा ने जिक्र किया, अगर वो उनसे जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि जी ठीक है दहशतगर्दों की वहाँ 24 तंजीमें मौजूद नहीं हैं जो इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट के ऊपर हैं, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ये साबित कर दे कि वहाँ जैशे अदल नहीं मौजूद जिसको ईरान के अंदर कार्रवाइयां करती है, वो ये बता दे कि UIM जो है वो उज्बेकिस्तान के अंदर कार्रवाई नहीं करती, वो ये बता दें कि ETIM जो है वो चाइना के अंदर और अभी जो ताजिकिस्तान के अंदर वाकयात हुए उसके अंदर वो इन्वॉल्व नहीं थी और सबूत शवाहिद दे, वो बता दे कि जमातुल अहरार लश्कर जो आपके BLA है, मजीद ब्रिगेड है, TTP है और ये दाइश है, ISKP है, ISIS है, ये तमाम जमातें जो हैं वो वहां मौजूद नहीं है, लेकिन उनके सबूत और शवाहिद है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो एक तरफ ये कहते हैं कि जनाब TTP के अंदर कुछ दहशतगर्द मौजूद हैं, तो वो नाम दे दें कि ये दहशतगर्द हैं और ये लोग दहशतगर्द नहीं है, ताकि हमें पता चल जाए कि कुछ में से मुराद उनकी क्या है। तीसरी चीज जो उसके अंदर है वो ये है कि वो खुद, आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जो हैं वो खैबर से बिलोंग करते हैं और जिला खैबर और जिला तीरा के अंदर जो है बाकायदा जो है वो 12,000 एकड़ अराजी जो है वो अफीम की काश्त हो रही है, जो तकरीबन 27 अरब रुपया जो है वो सालाना बनता है और उसका जो 1/3 हिस्सा है वो दहशतगर्दों को दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मौजूद है। अब वो कहते
कहते हैं कि जी ये तो हमारा जो है, तो ये तो हमारा कारोबार है, ये तो उनके अपने अल्फाज हैं कि हम तो तिजारत करते हैं। क्या ये तिजारत है कि आप नौजवान नस्ल को मनीषात के ऊपर लगाएं? क्योंकि वो मनीषात जाहिर है नौजवान नस्ल इस्तेमाल करती है, चाहे वो किसी भी मुल्क की हो, लेकिन वो इस्तेमाल तो नौजवान नस्ल करती है। तो फिर क्या ये जायज है? क्या इंटरनेशनली जायज है? लेकिन इन सब के बावजूद अगर एक सूबे के वजीर आला का फोरेंसिक जो है रिपोर्ट आती है और उसका 9 मई के हवाले से चीजें आती हैं, मेरा सिर्फ यहाँ सवाल है कि अगर टीएलपी के ऊपर पाबंदी आयद की जा सकती है, कलअदम करार दिया जा सकता है, तो फिर ये जब सवाल लोग पूछते हैं कि जी उनके तो टीएलपी का जो मामला था वो तो इससे कहीं कम था और 9 मई के वाकयात में कहीं ज्यादा तशद्दुद और रियासत के खिलाफ मुखालफत थी। उन्होंने टीएलपी ने जीएचक्यू नहीं जलाया था, उन्होंने जो है कायदे आजम का घर कोर कमांडर हाउस को नहीं नजर आतिश किया था, उन्होंने बेस पे हमला नहीं किया था। एक कंफ्यूजन ये भी है ना कि जो मौजूदा वजीर आला केपी हैं वो ये कह रहे हैं वफाकी हुकूमत से कि सबूत दें, लेकिन जो साबिका वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये किस तरह से जो खत्म होगी? देखें, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये बात अच्छी तरीके से मालूम थी और वो किसी हद तक जो है कोऑपरेट करना शुरू हो गए थे कि दहशतगर्दी जो है वो तो असल में सूबे का मसला है। और उससे जो है देखें अभी जो नई रिपोर्ट आई है उसके अंदर जो इस्लामाबाद के एक निजी थिंक टैंक ने दी है 74% दहशतगर्दी में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इजाफा हुआ है। और ऐसी सूरत के अंदर तो अली अमीन साहब को इस बात का इल्म है। और अगर सोहेल साहब ये कह रहे हैं कि नहीं है और वो कोई वहां दहशतगर्द नहीं है तो वो साबित करें ना। मैं तो यही कह रहा हूं वो साबित करें, मीडिया के ऊपर लाए, माशाल्लाह उनके मीडिया टॉक्स होती हैं और वो ये बताएं कि जनाब ये जो टोटल नैरेटिव है ये गलत है, ये जो जनाजे रोजाना उठ रहे हैं ये असल में सब धोखा है। देखिए जवेरिया साहबा ये बात बड़ी अहम है, अमेरिका वहां किसको इस्तेमाल कर रहा है ईरान के अंदर और यहाँ किसको इस्तेमाल कर रहा है? दुनिया के जो दीगर जो प्रॉक्सीज बने हुए। मुक्ति बहानी में क्या हुआ था? मुक्ति बहानी में कौन इस्तेमाल हुआ था और फिर क्या उसका नतीजा है? बिल्कुल सही अब्दुल्ला साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन डिस्कशन का सिलसिला जारी है लेकिन अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। तंजीला साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे इसको रिलेट करेंगे और आगे लेके चलेंगे कि पार्टी के अंदर भी इतना इंतशार मौजूद है। अगर हम मुज़ाकरात की बात करें, मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहा है और पूरी दुनिया पूरा खिता जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, इसके लिए सियासी जमातों का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं मुज़ाकरात तो दूर की बात, पार्टी के अंदर इतना ज़्यादा इंतशार पाया जाता है। एक धड़ा कहता है कि हम मुज़ाकरात के हामी हैं तो दूसरा कहता है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अभी अपोजिशन लीडर की बात करें तो अपोजिशन लीडर की तकर्री हमें लग रहा है कि बस होने ही वाली है, तो अकबर एस बाबर साहब ये कह रहे हैं कि वो इसके खिलाफ जाएंगे। तो ये हो क्या रहा है पार्टी के अंदर और ये जो इंतशार है ये किस हद तक नुकसान पहुंचा रहा है पार्टी को इटसेल्फ और फिर मुल्क को? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस आइडिया के तहत बनी थी उसमें ज़ाहिर है कुछ बहुत सारे पुराने लोग भी हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि ये जमात सिर्फ इमरान साहब की शख्सियत तक महदूद होकर रह गई। यानी कि जमात तो है, मैं ये नहीं कह रही कि जमात नहीं है, लेकिन इसमें पीटीआई का मतलब इमरान खान है और इमरान खान का मतलब पीटीआई है। सो बाकी जितने भी लोग हैं वो इररिलेवेंट हैं। फिर 9 मई के बाद जिस तरीके से बहुत सारे जो पुराने लोग हैं वो जमात से अलग हुए या किए गए, उसके बाद जो अब पीटीआई को चलाने वाले लोग हैं वो उनमें मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो पीटीआई के साथ नजरियाती तौर पे हमेशा से शुरू से मतलब उनकी इब्तिदा से उनके साथ नहीं थे। तो एक जो मिसट्रस्ट का लेवल है वो आपको नजर आता है। दूसरी तरफ फिर खींचातानी होती है जब आप बाहर से आते हैं किसी जमात के अंदर और आप अपनी जगह बनाना चाहते हैं, अपने आप को मनवाना चाहते हैं, तो फिर आपको कभी कभी शाह का वफादार ज्यादा जो है वो फुर्तियां दिखा रहा है, उस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पीटीआई के अंदर एक जमात का जो कल्चर था जब इमरान खान साहब खुद वजीर आजम थे तब से लेके अब तक हर शख्स जो है उसको इमरान खान साहब की वाह करने के एवज ही ओहदे मिले। तनकीदी बात इमरान खान साहब ने कभी नहीं सुनी। हमारे सिर्फ उन दोस्तों को इमरान खान साहब से इंटरव्यू करवाया जाता था जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। कोई सख्त सवाल करने वाला साफी उनके नज़दीक नहीं पड़ सकता था, कोई ऐसा आपको इंटरव्यू नजर नहीं आएगा, सारे उनके फैंस उन तक एक्सेस था उनका। इसी तरीके से पार्टी के अंदर भी जो उनकी हर
उल्टी सीधी बात, हर यू टर्न, हर चीज के ऊपर जो है वो तबले बजाते थे, वो सारे के सारे उनकी पार्टी का फेस बन गए। और वो तमाम लोग जो कोई क्रिटिकल बात करते थे, जो कुछ सवाल करते थे, वो सारे पीछे रह गए। तो आज आपको बिल्कुल वैसा ही एक चलन जो है वो पार्टी के अंदर नजर आता है। कोई भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि हम समझते हैं कि मुज़ाकरात ही हल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम समझते हैं कि आपको बाकी सियासी जमातों के साथ बैठना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब अपने मुखालफिन को हकीकत मानते ही नहीं है, वो उनकी एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं। वो मुसलसल एक ऐसी स्टेट में है जहां उनको लगता है कि एक सियासी हकीकत इस मुल्क की सिर्फ वाहिद इमरान खान साहब है और उनकी जमात है। तो देखें, ये तो एक नॉर्मल रवैया है। बहुत बुरे होंगे जरदारी साहब, मैं नहीं कह रही बहुत अच्छे, नवाज शरीफ साहब उनसे भी ज्यादा बुरे होंगे, लेकिन हमें अच्छे लगे बुरे लगे, दो जमातें हैं जो इस मुल्क की हकीकत हैं। मौलाना साहब भी तो इमरान खान साहब को नहीं अच्छे लगते थे, लेकिन वक्त आया ऐसा कि वो उनके साथ बैठे। तो जब आप बिल्कुल एक इंतहाई पोजीशन लेके बैठ जाते हैं, बाकी हर चीज पे आप कहते हैं कि यू टर्न इज ओके, ये तो यू टर्न था, ये तो यू टर्न था, लेकिन कुछ लोगों की जो शख्सियात के ऊपर आपके जाती हमले हैं और अपने ही जुमलों के आप कैदी बने हुए हैं और आप उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर मुज़ाकरात पे यकसुई हो नहीं सकती। लेकिन देखिए, मुज़ाकरात पे यकसुई हो ना हो, इस वक्त बंद गली में इमरान खान साहब और उनकी जमात खड़ी है। इस वक्त ना तो इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है उनसे मुज़ाकरात करना, ना ही हुकूमत की मजबूरी है। हुकूमत को इतना मसला है कि जो उनकी सबसे बड़ी अपोजिशन होनी चाहिए थी, आज हुकूमत को हर फैसला करते हुए पीटीआई का डर होना चाहिए था। पीटीआई तो तितर बितर है, लीडर उनका जेल में बैठा हुआ है, उनको तो क्या मसला है कि वो मर रहे हो मुज़ाकरात करने। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। असदुल्ला साहब, आप भी समझते हैं कि बानी पीटीआई हकीकत से नजरें चुरा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बंद गली में है, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो बैरूनी दबाव है उससे ज्यादा जो अंदरूनी दबाव है पार्टी के अंदर, वो पार्टी के लिए ज्यादा नुकसानदेह है। क्या कहेंगे सर? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पिछले 2-3 साल में जो कुछ किया गया है, इसमें तो पार्टी का वजूद बाकी रह जाना भी कमाल है। आज भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को रेलेवेंट रखा हुआ है, जो कि शायद अगर किसी और जमात के साथ इस तरह हो मौजूदा हालात में, तो शायद उनकी तो हालत बहुत ही बदतर हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद, जो कि हैं पार्टी के अंदर कमजोरियां हैं, इसके बावजूद अगर पार्टी सिस्टम के लिए रेलेवेंट है कि हुकूमत आज भी ये समझती है, साद रफीक साहब समझते हैं कि जमहूरी ताकतों को बैठ जाना चाहिए तो मुल्क आगे चलेगा, राना सनाउल्लाह समझते हैं 5 बड़ों को बैठ जाना चाहिए तो मुल्क आगे चलेगा। हुकूमत ये तो मान रही है ना कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, सियासी क्योस, पॉलिटिकल क्योस इतना ज्यादा है, एक शोर गोगा इतना ज्यादा है, कोई इन्वेस्टर इतने शोर गोगा में इन्वेस्ट नहीं करता। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनी लोएस्ट जो है वो सतह पर है। इस सब के बावजूद अगर इमरान खान की जमात खड़ी है, रेलेवेंट है, और कराची में इतने लोगों को, उन्होंने लाखों लोगों को मोबिलाइज किया है, तो फिर आप उसको क्रेडिट देंगे ना एक सियासी जमात को। और फिर मैं और आप क्रेडिट देने वाले क्या होते हैं, कौन होते हैं? उनके जो बदतरीन सियासी मुखालिफ हैं, पीएमएलएन जो इस वक्त हुकूमत में है, उनकी भी कोई बात इमरान खान के बगैर अगर मुकम्मल नहीं हो रही, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल नहीं हो रही, कोई उसके बगैर, वो समझ रहे हैं कि वो उसके बगैर नहीं चल सकते। आपने कहा कि मुज़ाकरात की बात में बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ और है, अलीमा खान का और है, इनका तो आपस में एक मौक़िफ़। तो मुझे ये बताइए कि मुज़ाकरात के मौजू पर क्या नून लीग का मौक़िफ़ एक है? साद रफीक कहते हैं कि बैठ जाएं, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 5 बड़े बैठ जाएं, बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि नहीं, ये तो उनकी अपनी जाती राय है। तंजीला साहब, आते हैं आपकी तरफ, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? मुझे 1 मिनट बात मुकम्मल कर लेने दीजिए ना। एक और वजीर आके ये फरमाते हैं कि भाई पाकिस्तान तरीके से तो मैटर ही नहीं करती, हम इनसे मुज़ाकरात क्यों करें, कितना अच्छा चल रहा है, इनसे मुज़ाकरात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी दोनों तरफ से संजीदगी आपको लगता है कि नहीं है? सही। तंजीला साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं, फिर अब्दुल्ला साहब का पॉइंट लेंगे। जी, असद साहब ये कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब एक हकीकत है और बहुत बड़ी हकीकत है, इससे तो कोई इनकार नहीं है। लेकिन हमारी सियासी तारीख तो आमरों के जिक्र के बगैर भी मुकम्मल नहीं होती। तो क्या आमरों ने जो कुछ किया इस मुआशरे में, उसका अप्रूवल होता है कि उनके जिक्र के बगैर हमारी सियासी तारीख मुकम्मल नहीं होती? इमरान खान साहब अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से इस मौजूद गुफ्तगू भी हैं और इस सियासत में उनको डिस्कशन भी की जा रही है। उनके पास तो एक आइडियल सपोर्ट थी एस्टैब्लिशमेंट की, उनके पास आइडियल सपोर्ट थी, पॉपुलैरिटी की इंतहा थी, इससे तो कोई इनकार नहीं करता। उस पॉपुलैरिटी की इंतहा के साथ उन्होंने किया क्या? ये भी तो एक सवाल है ना कि उन्होंने किया क्या जब उनके पास सब कुछ था? तो उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी जिद की वजह से, अपनी नार्सिसिस्ट जो उनकी तबीयत है और किरदार है उसकी वजह से उन्होंने वो सारा कुछ तबाह किया। और उस वक्त वो आर्मी चीफ को कौम का बाप कहते थे और इस बात पे खफा है कि उनको इक्तदार से क्यों निकाला गया। मज़ामत इस बात पे है, मज़ामत इस बात पे नहीं है
के जो है किरदार नहीं होना चाहिए, तो उनकी तो बिल्कुल गंगा उल्टी बहती है। सो ये कोई चलें यही सवाल अब्दुल्ला साहब के सामने रखना चाहूंगी। अब्दुल्ला साहब, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, आपकी टेक है इस पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, और अभी तो हम बात कर रहे हैं कि जो इनका अंदरूनी इंतशार है, आपको भी लगता है कि इसी की वजह से इनकी जो क़यादत है और पूरी जो पार्टी है वो कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है? देखिए, इसमें 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं जानता भी हूँ, मेरे साथ बात भी करते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि इमरान खान बाहर आए। वो क्योंकि अगर जिस दिन इमरान खान आया तो वो जो तमाम चंदा वंदा मिल रहा है वो तो फिर खान साहब को मिलेगा और फिर टीवी शोज के अंदर वही होंगे, इनका तो कोई नामो निशान नहीं होगा। इस वजह से इस टाइम पे पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो अपना अपना एक नाम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अलीमा खान साहिबा को ले लें, उनको पार्टी के अंदर कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, लेकिन शी इज लीडिंग। दूसरी जानिब जो है वो सोहेल खान आफरीदी जो है वो अचानक जो है चीफ मिनिस्टर बनते हैं। उनको चीफ मिनिस्टर किस बुनियाद पे बनाया जाता है? क्या कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर या फिर फसाद डालने की बुनियाद के ऊपर? ये देखें ना, उनकी तरजीहात जो हैं वो क्या वहां सूबे को बेहतर करने की तरफ जा रही हैं? अगर ये जो अभी टांक में जो 6 पुलिस वाले शहीद हुए जिनमें एडिशनल SHO थे, अगर उनके पास बख्तरबंद गाड़ियां होती तो क्या वो शहीद होते? तो कौन है उसका रिस्पॉन्सिबल? दिस इज वन क्वेश्चन। सेकेंडली ये है कि वो कहते हैं कि जी हम जो है अफगानिस्तान से बात करना चाहते हैं, TTP से बात करना चाहते हैं। चलें, वो तो दहशतगर्द हैं, वो तो नॉन दहशतगर्द हैं, उन्होंने तो बच्चों के चीथड़े उड़ाए, उन्होंने तो वहाँ जो ये जो अदालती अहाते थे उनके अंदर खुदकुश बमबार बन के आए, उनसे बात करना चाहते हैं जो कि आलमी दहशतगर्द डिक्लेयर्ड हैं। और हुकूमत के अंदर करप्ट लोग मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। हुकूमत के अंदर बैड गवर्नेंस है, बिल्कुल है, लेकिन इसके अंदर कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई इसके अंदर खुदकुश बमबार नहीं है, किसी ने बच्चों को जो है वो काटा नहीं है वाना में, और जो जिस तरह से आर्मी पब्लिक स्कूल के वाकयात हुए, तो फिर उनसे बात ये नहीं करना चाहते और उनसे बात करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि ये क्या हुकूमत करने आए हैं या ये एक मिशन को डिलीवर करने आए हैं? दिस इज द क्वेश्चन। दूसरी बात जो है जो हुकूमती सतह पे, जैसे असद साहब ने फरमाया, देखिए असद साहब का ये एक एंगल है कि जनाब आखिर सब कुछ होता है तो फिर बात जो है वो इमरान खान के ऊपर और PTI पे क्यों आती है? इसकी भी वजूहात हैं। हुकूमत के अंदर भी कुछ लोग चाहते हैं, जो कहते हैं मुज़ाकरात ना हो, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए और अगर तहरीक इंसाफ का मामला जो है वो सेटल हो गया तो फिर कुछ लोगों की नजरें उनके ऊपर मरकूज हो जाएंगी, इसलिए ये खुद संजीदा। वरना तहरीक इंसाफ ग्राउंड के ऊपर जो है जितनी पजेराई रखती है वो पंजाब में सोहेल खान आफरीदी देख चुके हैं। और अगर कोई शक शुबा रह गया हो तो वो बलोचिस्तान भी चले जाएं और फिर खास तौर पे अली अमीन गंडापुर का आखिरी जलसा देख लें बतौर चीफ मिनिस्टर, और वो भी सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर के अंदर, जहां रिपोर्ट के मुताबिक 12 से 13 हजार लोग थे। मैं इसको क्या कामयाब जलसा कहूंगा? शवाबी के जलसे के ऊपर जो है वो जुनैद अकबर के रिमार्क्स आपको याद नहीं है? तो ये सारी चीजें अपनी जगह। अब्दुल्ला साहब, आपका पॉइंट आ गया और हम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये कहना चाहेंगे, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से ये कहना चाहेंगे कि ये वक्त बड़ा नाजुक है। इस वक्त महाज़ाराई की बजाय हमें कारकर्दगी दिखाएं और सुबह की हालत को थोड़ा बेहतर करें। अपने मेहमानों का अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, असदुल्ला खान साहब और तंजीला मदर साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इंशाल्लाह नाज़रीन, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।